नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर एक बार फिर आपके बीच में एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आया हूं। ये कहानी है हमारे उत्तराखंड के इतिहास की एक ऐसी रानी, रानी कर्णावती, जो अपने दुश्मनों को हराती भी थी और उनकी नाक भी काट देती थी। जी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको उस रानी की पूरी कथा सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है जो टिहरी नरेश थे, जो पंवार वंश वहां पर स्थापित था, उसके 46वें राजा महिपत शाह और उनके परिवार से जुड़ी हुई। महिपत शाह वही महिपत शाह जिनके बहादुर सेनापति माधो सिंह भंडारी मलेथा की कूल लेकर के आए थे पहाड़ काट के। वो कथा आपने सुन रखी है, मैंने भी अपने वीडियो में एक बार उस कथा को डाला था। शुरुआती दौर में मैंने डाला था, 6-8 महीने पहले, 7 महीने पहले। तो ये उसी राज्य की बात है। मगर दुर्भाग्य से महिपत शाह की मृत्यु असमय हो गई। उनका बेटा उस वक्त कुल 7 ही वर्ष का था कुल, और ऐसे में कोई और चारा था नहीं महारानी के पास। तो महारानी कर्णावती ने राजपाट संभाला और कहा, बेटे के बड़े होने तक मैं इस राज्य के लिए स्वयं आगे आकर के रक्षा करूंगी इस राज्य की। और उन्होंने ये किया भी। लगभग सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक कहानी और इसके साथ साथ चल रही थी। वो ये कि 14 फरवरी 1628 को 14 फरवरी 1628 को शाहजहां, मुगलों के एक सबसे चहेते, सबसे बड़े नाम शाहजहां का आगरा में ताजपोशी हो रही थी 14 फरवरी 1628 को। लेकिन महिपत शाह ने उनकी ताजपोशी का बहिष्कार किया। इस क्षेत्र के अधिकांश राजा उनके ताजपोशी में गए, उनके उस कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम में जाने का मतलब था, हमें आपकी गुलामी स्वीकार है। उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं करी। उन्होंने कहा, नहीं, आप अपने क्षेत्र के राजा हो, हम अपनी रियासत के राजा। वो नहीं गए। तो ये बात शाहजहां को खटकती रही। और उचित समय आने पर 12 साल के बाद शाहजहां ने, ऐसा बताया जाता है कि 30,000 सैनिकों के साथ, जाहिर है उसमें घुड़सवार ही ज्यादा रहे होंगे, इतना लंबा सफर तो घोड़ों पर ही तय होता है, यहाँ भेज दिया कि जाइए उस राजा पर आक्रमण करिए। अच्छा, फिर ये बात फैल गई थी कि एक तो राजा जो है, उत्तराधिकारी है, वो छोटा है, 7 साल का 8 साल का है कुल, और वहाँ का राजपाट रानी देख रही है। तो आमतौर पे यही एक धारणा थी कि महिलाएं तो कमजोर होती हैं, वो तो रक्षा कर नहीं पाएंगी। तो इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने यहाँ पर अपनी सेना भेज दी। मैं आपको उस वक्त की ज्योग्राफी थोड़ी बता दूं। हरिद्वार का जो चंडी घाट का पुल है ना, यानी मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, हरिद्वार में चंडी घाट का जहां पर पुल आज बना है, वो पुल ही लगभग मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर का तो वो पुल है। उसके आसपास गंगा बहुत चौड़ी हो जाती है। चौड़ी होने की वजह से वहां पर पानी का स्तर कम हो जाता है, पानी का लेवल। और काफी पीक डेज में भी वहां पर पैदल पार किया जा सकता है उसको। और वैसे जब ऑफ सीजन होता है, थोड़ा सा बरसातों के बाद का जो समय होता है, यानी नवंबर से लेकर के और अगली बारिशों तक, अप्रैल तक, अगले वर्ष के अप्रैल तक, बर्फ पिघलने से लेकर के तब तक का समय ऐसा होता है कि पैदल आप उस गंगा को पार कर सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है, ये पुल बनने से पहले देखा है, जो आज चंडी घाट का पुल है। तो उसके पार के क्षेत्र को चंडी घाट कहते थे। वहां से गंगा के पार जाओ, ये जो आज नहर बन गई चीला के लिए, ये भी नहीं थी, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो वहां पूरा आप चलते जाइए तो एक तरफ जंगल, पहाड़, और एक तरफ गंगा। वहां क्योंकि पानी के बगैर तो जीवन है नहीं, स्नान ध्यान के लिए, नित्य कार्यों के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सबके लिए पानी चाहिए। तो पानी के किनारे वहां सेना ने पड़ाव डाल दिया। और कहां तक, जहां आज लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश का, वहां तक गंगा के उस पार थोड़ा सा चौड़ा एरिया था। तो वहां ये आकर के
पड़ाव डल गया और वहीं से तैयारियां शुरू करी इन्होंने, और रानी को इन्होंने समझौता एक मैसेज भेज दिया, एक संदेश भेज दिया कि या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए या फिर युद्ध होगा। तो रानी ने अधीनता तो स्वीकार नहीं करी, मगर कूटनीति देखते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि चलिए लड़ाई बंद करते हैं और 10 लाख रुपए मैं आपको हर्जाने के तौर पर दूंगी। अगर मेरे पति ने, राजा साहब ने आपका बहिष्कार भी किया था तो मैं अपनी जनता की रक्षा के लिए ये काम करने को तैयार हूं। मगर ये कूटनीति थी। इस बीच रानी ने अपनी तैयारियां शुरू की और उस वक्त ये पौड़ी का क्षेत्र पूरा और कुमाऊं का भी कुछ क्षेत्र, कुमाऊं में हालांकि चंद वंश के राजा थे लेकिन थोड़ा सा एरिया, और पौड़ी का पूरा क्षेत्र ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये सब महाराजा टिहरी के ही राज्य का हिस्सा था। और वहां पहुंच करके इन्होंने पीछे से जमकेश्वर की तरफ से अपनी सेनाएं महारानी ने भेज दी, और महारानी ने अपनी सेना काफ़ी बड़ी तादाद में भेजी। और जब इधर देखा कि तैयारियां हमारी पूरी हो रही हैं तो शक ना जाए इसके लिए 1 लाख रुपया भिजवा भी दिया। उसका जो सेनापति था उस सेना का, उसका नाम था नजावत खान उस टुकड़ी का सेनापति था जिसको शाहजहां ने रानी कर्णावती के ऊपर हमला करने के लिए भेजा था। उनके पास 1 लाख रुपए भिजवा दिया और कहा बाकी का इंतजाम कर रहे हैं, जैसा वायदा है उसके हिसाब से भिजवा देंगे। यहाँ मुगलों की सेना और थोड़ा सा बेफिक्र हो गई और उनमें खुशी की लहर भी दौड़ गई। शिकार बहुत था वहाँ, आज भी है, आज भी अवैध शिकारी वहाँ बहुत जाते हैं। तो बढ़िया शिकार चल रहा था, खाना पीना चल रहा था, नदी के किनारे कैंप लगे हुए थे और वहाँ वो इंतजार कर रहे थे बाकी 10 लाख रुपए की, बाकी 9 लाख रुपए की, ताकि 10 लाख रुपए ले जा करके बादशाह शाहजहां को अपनी जीत का ऐलान और रानी कर्णावती के समर्पण का ऐलान वो कर सके। मगर रानी कर्णावती तो एक सही मायनों में एक छतरानी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस राज्य का सेनापति माधव सिंह जैसा वीर हो, भला वो रानी समर्पण कर भी कैसे सकती थी। और उस रानी ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से यही जो चंडी घाट का इलाका, यानी हरिद्वार के चंडी घाट से और लक्ष्मण झूला तक, ये पूरा इलाका उस वक्त चंडी घाट ही कहलाता था। यहाँ तक के क्षेत्र में जो सेना इनकी फैली हुई थी उस पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण इतना अचानक था, इतना अप्रत्याशित था कि मुगल सेना को संभलने का मौका नहीं मिला और मुगल सेना के बहुत से सैनिक, उनकी हार हुई। या तो तलवारों से कटते थे या गंगा जी में कूद करके जान देनी पड़ती थी। तो ये सिलसिला चलता रहा। अंत में उन्होंने समर्पण किया। तो महारानी ने कहा कि नहीं, 2 ही शर्तें रखी उन्होंने कहा कि शर्त 2 है। अगर वापस जाना है आगरा, जहां से जिस राजा के हुक्म से तुम आए हो, तो नाक कटवानी पड़ेगी, या तो नाक कटवाइए वरना गर्दन काटूंगी। ये शर्त रानी कर्णावती ने रखी और बहुत सारे सैनिकों ने, कहते हैं हजारों सैनिकों ने इस शर्त को स्वीकार किया। आप जान तो सबको प्यारी होती है ना। तो जो सेनापति थे उनके नजावत खान, सबसे पहले उनकी नाक रानी ने काटी अपनी तलवार से स्वयं। उसने कहा बाकी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनकी नाक काटो और इनको भेज दो वापस। और वो 1 लाख रुपया जो दिया था वो भी ले लिया। ये इतिहास में दर्ज है ये कहानी। ये पूरा किस्सा है सन 1640 का, ये इतिहास में दर्ज है। और इस पूरे किस्से को जो मुगलों का पूरा इतिहास लिखने वाले हैं, जिसको बाद में महिमा मंडित नहीं किया गया, क्योंकि मुगलों का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास के रूप में बताया गया, तो ये घटना कहीं दब गई। लेकिन इसका उल्लेख है महारल उमरा नाम से ये पूरा का पूरा मामला, इसका उल्लेख किया गया है। और
उसमें इस घटना का जिक्र है पूरा कि नाक कटवानी पड़ी थी। हालांकि कुछ इतिहासकार उसको इस तरह से भी पेश कर रहे हैं कि हार जो हुई शाहजहां की इतनी बड़ी सेना की, उसको कहा गया कि हारने को नाक कटना बोल दिया कि नाक नहीं कटी, वो हार गए थे इसलिए उसको नाक कटे के रूप में कह दिया। लेकिन ये जो अब मैं आपको तथ्य बताने जा रहा हूं ये इस बात की पुष्टि करती है कि वास्तव में ही नाक काटी गई। और नाक काटने के बाद नजावत खां ने संभवतः कोई उनके पास कुछ ऐसा बर्तन या कुछ रहा हुआ, उन्होंने अपनी शक्ल देख ली और उनको इतनी आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुगल सेनापति शाहजहां के सेनापति नजावत खान ने अपनी स्वयं वहां आत्महत्या कर ली अपना कुरूप देख करके, और अपनी हार से शुद्ध होकर के भी। क्योंकि आगरा शाहजहां के दरबार में जाते तो जनता थी वहां राज दरबार में किस मुंह से जाते, कटी हुई नाक लेकर के जाते, तो उन्होंने वहां पर आत्महत्या कर ली। और सेना के बहुत हजारों सैनिकों ने, क्योंकि एक बार जब मनोबल टूट जाता है ना तो आदमी गर्दन कटवाने के लिए भी खड़ा हो जाता है। यहाँ तो नाक कटवाने की एवज में जीवन बच रहा था तो ये कर लिया। अच्छा, अब कोई और चारा नहीं था क्योंकि रानी कर्णावती ने उनकी सप्लाई लाइन भी काट दी थी। ये युद्ध का तब भी, ये जब साधन ज्यादा नहीं थे तब भी ये बहुत बड़ा हथियार था। दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दो। नदी के किनारे थे, पानी तो नहीं काटा जा सकता था, लेकिन राशन काट दिया। राशन कट गया जब शत्रु का, तो शत्रु कितने दिन लड़ सकता है? बिना खाने के तो कोई ज्यादा दिन लड़ नहीं सकता। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा लड़ नहीं सकता। तो उनके पास कोई और चारा था नहीं। लाइन में खड़े होकर के अपनी नाक कटवाते रहे और रोते बिलखते आगरा वापस जाते रहे। वहां उनके साथ क्या सलूक हुआ, शाहजहां ने इसका बदला कैसे लिया, वो एक अलग कहानी है, वो किसी वक्त फिर बताएंगे, उसका इससे लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत सारी जो लोकगीत हैं उनमें, लोक कथाओं में इस घटना का उल्लेख है। और नाक कटवा रानी के नाम से वो मशहूर थी। कर्णावती, रानी कर्णावती नाक कटवा रानी के नाम से मशहूर थी। बड़ी परोपकारी थी, जनता का बहुत ध्यान रखा। और ये जो आज का देहरादून का करणपुर है ना, ये उन्हीं के नाम से बसा हुआ है, कर्णावती के नाम से। देहरादून का यानी करणपुर देहरादून का दिल था, देहरादून का हिस्सा था। जो उधर का हिस्सा था वो गुरु राम राय का, और ये वाला हिस्सा जो उधर का हिस्सा देहरा खास कहलाता था। आज भी जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड है उनमें या तो देहरा खास की जमीनें हैं या करणपुर की है, मौजा करणपुर। मैं, जो हमारे वकील लोग हैं जो जमीन का काम करते हैं, जो जानते हैं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। देहरा खास में जो जिस जगह का इंद्राज है वो जगह कभी ना कभी गुरु राम राय के दरबार के उसमें रही। हालांकि वो उनको बाद में मिली, उस वक्त तक नहीं मिली थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका क्योंकि शाहजहां के बाद औरंगजेब आए, वो बाद में मिली थी, औरंगजेब ने वो जगह दी थी। लेकिन ये एरिया यहाँ कर्णावती रानी का पूरा आधिपत्य यहाँ पर रहा और करणपुर नाम से ये जगह फेमस हुई। और ये जो नहर है आज, जिसको ईसी रोड बोलते हैं, ये इस नहर का पानी यहाँ लाने का श्रेय भी रानी कर्णावती को है। ऐसा बहुत सारे जो लिटरेचर है हमारे इतिहास से जुड़ी हुई, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। उसको बाद में पक्का जरूर ब्रिटिशर्स ने करवाया, वो जो एक कट स्टोन से उसको सजाया गया था, जो अब हमने जमीन के नीचे अपनी गाड़ियों के चलने की जगह बनाने के लिए, सड़क चौड़ी करने के लिए उसको हमने दफना दिया। और ये पानी ऊपर राजपुर से, शिखर फॉल से पानी आता था, मौसी फॉल से भी आता था। मौसी फॉल से, अब तो मौसी फॉल से पानी सारा का सारा पाइपलाइन में डाल करके दिलाराम बाजार के जो स्टोर है, पानी का टैंकर है, उसमें भरा जाता है। लेकिन उस वक्त ये सारा पानी बहता था, रूट एक ही था। तो जाहिर है मौसी फॉल का पानी और शिखर फॉल का पानी, शिखर फॉल जिसको आजकल लोग शेखर फॉल के नाम से ज्यादा जानते हैं, वो दरअसल जो इतिहास है उसका सही नाम है शिखर फॉल। तो वहां से इस पानी को एक नहर काट के लाना, और इसके बाद करणपुर के जो नीचे का हिस्सा था, जो उस पूरे हिस्से में जहाँ पर खेती होती थी, पूरा आजमपुर
पूरा माजरा, मैं इस तरह के नाम और बहुत सारे हैं, मैं अभी अभी काम, बद्रीपुर, इस पूरे इलाके में बहुत अच्छी खेती होती थी। तो इस पूरे इलाके के लिए पानी के साधन गए हुए थे, तो ये पानी पहुंचाने का काम भी रानी कर्णावती ने किया था। तो रानी कर्णावती गढ़वाल की एक ऐसी रानी, और उनको महागौरी भी बोलते थे। उनका जो पराक्रम था, उसकी कथाएं सब जगह पहुंची, महागौरी के नाम से वो प्रसिद्ध थी, और बहुत उनका सम्मान था। फिर उनके बेटे जो उस वक्त तो छोटे थे, पृथ्वी शाह, फिर आगे उन्होंने राजपाट संभाला, और पृथ्वी शाह ने उसके बाद उन्होंने भी अपना पराक्रम वहाँ पर दिखाया। तो ये मैंने आपको एक कहानी आज बताई, इसमें उनके सहयोगी, उनके सेनापति, जो विभिन्न टुकड़ियाँ थी, लोधी रिखोला, एक माधो सिंह वहाँ भी थे, एक किन्हीं बेग का उल्लेख भी किया जाता है। तो मैं जब ये चीज़ें सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, ये दो राजाओं के बीच की लड़ाई थी। और कोई भी राजा हो, उसका धर्म कुछ भी हो, वो अपने राज्य की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि उसका यही धर्म था। जिस तरह शाहजहां अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ रहे थे, उसी प्रकार से अपने साम्राज्य को दुश्मनों से बचाने के लिए रानी कर्णावती लड़ रही थी। और यहाँ जितनी भी धर्म और जाति के लोग रहते थे, वो सब उन्होंने इनका साथ दिया। मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि बाद में टिहरी के राजा के कुछ चहेते लोगों में से बेग लोग भी रहे, जिनके वंशज आज हमारे भी कुछ मित्र हैं। तो ये एक उल्लेख आया, बड़ा इंटरेस्टिंग उल्लेख है। तो उनका जिक्र भी आया, जिन्होंने रानी कर्णावती का साथ इसमें शाहजहां के खिलाफ दिया था। तो ये एक संक्षिप्त कहानी है। इस कहानी को मैं चाहता था कि आप तक पहुंचे। और क्या हो रहा है कि रानी कर्णावती के नाम से दरअसल एक और रानी है, मेवाड़ की रानी, जिन्होंने एक बार हुमायूं को राखी भेजी थी, और ये कहा था कि मेरी मदद करो, उनको भाई बना करके भेजी थी। तो इतिहास में एक रानी वो भी है, रानी कर्णावती। तो संभवतः जब भी कहीं कर्णावती का जिक्र आया तो उन्हीं से लोग समझ गए, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र की रानी थी, तो ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इनका क्षेत्र जरा संचार के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों से कटा हुआ था। तो ये कर्णावती, ये प्रमाणिक है, और इसका सभी साहित्य में, इतिहास में इनका उल्लेख है। और इनका पराक्रम अगर देश में थोड़ा सा उपेक्षित था, इनकी कहानी, तो ये हमारा फर्ज है। हम एक क्षेत्रीय चैनल हैं, हम खास तौर से उत्तराखंड के लिए अपनी यहाँ की चीज़ों को खोज के इतिहास की परतों के नीचे दबे हुए जो गौरवशाली क्षण हैं, उनको आगे ला करके और YouTube में परोसने का काम मैं करता रहूँगा। तो ये एक नायाब कहानी मैंने आज आपको बताई। इस कहानी का आनंद लीजिए, अपने और मित्रों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि अपना इतिहास, अपने पूर्वजों के पराक्रम के बारे में जानने का अधिकार तो हमको भी है, और हमारी आने वाली पीढ़ी को है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास जरूर बताना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका आभार। किसी और कहानी के साथ एक बार फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।